प्री के लिए तो देखिए एनसीईआरटीज जो है वो बेस है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। अराउंड 45 से 50 मिनट्स तो कॉम्प्रिहेंशन को देना जरूरी है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन ही अब जो है वो किंग मेकर बन रहा है। टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो आपको वेरियस मटेरियल्स प्रोवाइड करते रहते हैं, तो उनको भी यूज़ करना चाहिए। चैट जीपीटी का देखो मेरे को कोई खास एक्सपीरियंस है नहीं, क्योंकि मैंने खुद चैट जीपीटी को भी किया, और कितना आप किस डायरेक्शन में पढ़ रहे हो वो सही है गलत है, उसके लिए टेस्ट सीरीज प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, हेलो सर, कैसे हैं आप? अच्छा है, आप बताएं। हाँ सर, मैं भी ठीक हूँ। सर, आपका इंटरव्यू कैसा हो गया? इंटरव्यू ठीक था, मतलब पहला इंटरव्यू था, कैन नॉट जज एनीथिंग, बट इंटरव्यू काफी सही था। ओके ओके। अच्छा एक्सपीरियंस था, लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस है। पता नहीं आगे मौका मिले ना मिले, जरूरत पड़े ना पड़े, बट उसके हिसाब से चलो पहला इंटरव्यू था तो अच्छा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, आपका नाम क्या है एंड आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम रवीश कुमार मित्तल है एंड मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ फ्रॉम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। सर, आपका अटेम्प्ट एंड कौन सा इंटरव्यू है? मेरा 4th अटेम्प्ट है, सेकंड मेंस, फर्स्ट इंटरव्यू। और ओवरऑल आपका जो इंटरव्यू था वो डेप बेस्ड था या करंट बेस्ड या फिर आपके ऑप्शनल से रिलेटेड था? ऑप्शनल रिलेटेड तो एज सच कुछ नहीं पूछा गया। डैफ के बेसिस पे 1-2 क्वेश्चन पूछे गए मेरे ईसी के बेसिस पे, एंड बाकी बहुत ही रैंडम था। ओके सर, हम अगर आप प्रीलिम्स की बात करें तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रही थी प्रीलिम्स में? क्योंकि जिस तरह के पेपर का जो पैटर्न चेंज हो रखा है और जिस तरह से पेपर अब पिछले कुछ सालों से जो देखा जा रहा है, उसके हिसाब से प्रीलिम्स मेंस क्लियर करना और देन इंटरव्यू तक पहुंचना ये बहुत बड़ी बात होती है। और आपको जर्नी भी आपकी काफी लंबी रही है, आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा स्ट्रेटजी अपना बताना चाहेंगे, आपने किस तरह की स्ट्रेटजी फॉलो करी थी? प्री के लिए तो देखिए एनसीईआरटीज जो है वो बेस है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इनकी तो पूरी एनसीईआरटीज बेस है। इकोनॉमी के लिए मैंने मृणाल सर के जो हैंडआउट्स हैं उनको रेफर किया था, एंड बाकी साइंस टेक वगैरह के लिए मार्केट में जो मटेरियल अवेलेबल था वो किया। कोचिंग तो मैंने नहीं ली थी एज सच, इसलिए मैं इन सारे मटेरियल्स के ऊपर डिपेंडेंट था। बाकी प्रीलिम्स के लिए बेसिकली ये ज़रूरी है कि पिछले कुछ सालों से देखा जाए तो करंट अफेयर्स का रेलेवेंस मुकाबले में कम हो गया है, ज़्यादा रेलेवेंस है अपना स्टैटिक का। तो जो स्टैटिक स्ट्रॉन्ग लेके बैठा है वो प्रीलिम्स के अंदर काफ़ी बेटर कर सकता है। बाकी उसके साथ सबसे मेजर चीज़ जो कि आने वाले एस्पिरेंट्स को बताना चाहूँगा कि यार सीसैट के ऊपर खासकर ध्यान रखना। सीसैट जो है उसके बेसिस पे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जो मिस आउट कर जाते हैं, काफ़ी डिजर्विंग होते हैं, बट सीसैट के अंदर अगर हम जैसे अभी से भी शुरू करेंगे तो हमारे पास अराउंड 80 डेज है, तो सीसैट के ऊपर चाहे रोज 1 घंटा या 2 घंटा लगाएं, लेकिन सीसैट को बिल्कुल भी इग्नोर ना किया जाए। सर, मैं वही थोड़ा सा और आपसे ज़्यादा जानने की कोशिश करूंगा कि सीसैट क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है ना, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रही थी सीसैट में? ताकि जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जीएस क्लियर कर जाते हैं, सीसैट हो जाता है, जैसा आपने भी बताया अभी, तो क्या कहना चाहेंगे स्ट्रेटजी के बारे में सीसैट की? सीसैट के अंदर बेसिकली जो मेन रिक्वायरमेंट है उसके लिए, जैसे मेरे को 4 अटेम्प्ट दिए मैंने, चारों में सीसैट क्लियर हुआ। पहले 2 अटेम्प्ट्स के अंदर तो मैं मैथ्स के ऊपर ज़्यादा रिलाइड था, बट जैसे जैसे मैथ्स टफ होता जा रहा है उसके हिसाब से मैथ्स और कॉम्परिहेंशन दोनों का मिक्सचर की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि मैथ्स में सारे क्वेश्चन से डिफिकल्ट आते हैं, 12-15 क्वेश्चन तो मैथ्स में भी वो बहुत ईजी थे। तो पहले फिगर आउट ये करना है पेपर को पढ़ के शुरुआत में 5-7 मिनट में कि मैथ्स के ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो ईजिली सॉल्वेबल है, एंड अराउंड 45 से 50 मिनट्स तो कॉम्प्रिहेंशन को देना जरूरी है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन ही अब जो है वो किंग मेकर बन रहा है। क्योंकि मैथ्स का तो सारे क्वेश्चन के बेसिस पे अब क्लियर नहीं हो पा रहा है, पहले मैथ्स के बेसिस पे हो जा रहा था। जो इनका मैथ्स स्ट्रॉन्ग था वो मैथ्स के ऊपर ही पूरा गेम चला पा रहे थे, लेकिन अब सीसैट में कॉम्प्रिहेंशन का भी एक बहुत मेजर रोल हो गया है, ताकि वो बैलेंस्ड आउट रहे और आप वो 66.5 का गोल्डन नंबर को आराम से क्रॉस कर पाएँ। सर, क्योंकि अभी जो फिलहाल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इनोवेशन का ज़माना है, तो आपने क्या इनोवेटिव चीज़ें अपनाई थी? क्या किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया, जैसे कि यूट्यूब एंड चैट जीपीटी भी आ रहा है आजकल, तो एंड टेलीग्राम वगैरह, कुछ वेबसाइट्स वगैरह कुछ मेंशन करना चाहेंगे क्या? कुछ कितना ज़रूरी है ये सब चीज़ें? यूट्यूब पे देखिए अलग अलग चैनल्स हैं, उन पे अलग अलग वीडियोज़ आती रहती हैं, करंट अफेयर्स से आपको रेलेवेंस में रखते हैं। प्लस जैसे न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब जैसे जैसे प्री पास आता रहेगा तो मैं न्यूज़पेपर से शिफ्ट करके करंट अफेयर की वीडियोज़ पे जाना शुरू कर दूंगा। कई सारी जजमेंट्स होती है, उनकी पूरी हिस्ट्री के बारे में भी हमारे को अंदाज़ा लग जाता है। टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो आपको वेरियस मटेरियल्स प्रोवाइड करते रहते हैं, तो उनको भी यूज़ करना चाहिए। चैट जीपीटी का देखो मेरे को कोई खास एक्सपीरियंस है नहीं, क्योंकि मैंने खुद चैट जीपीटी को अभी तक एज सच प्रिपरेशन के दौरान इंटरव्यू के टाइम पे यूज़ किया, बट उन टाइम्स पे इतना रेलेवेंट था नहीं चैट जीपीटी, तो इसीलिए फिर टेलीग्राम, यूट्यूब एंड जो आपके पीयर हैं, पीयर जो डिस्कशन होती है मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि जो आप डिस्कस कर लेते हैं आई सपोज कि वो मेमोरी में ज़्यादा टाइम तक आप रिटेन कर पाते हैं। क्योंकि प्री में जाके, प्री और मेंस में खासकर आपको अपनी मेमोरी के ऊपर बहुत रिलाय करना पड़ता है, आपको उसके ऊपर जो भी आपको चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो उस टाइम पे क्लिक करें, तो जितना फोटोग्राफिक मेमोरी और डिस्कशन के ऊपर बेस्ड रहेंगे उतना मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लस टेस्ट सीरीज जो है वो टेम्परामेंट बनाने में आपका काम हेल्प करती हैं, और कितना आप किस डायरेक्शन में पढ़ रहे हो वो सही है गलत है, उसके लिए टेस्ट सीरीज प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सर,
जैसा आपने मेंशन किया अभी एज रीजन PYQs, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं कितने साल के करने चाहिए, क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है, तो कितने साल के रिलेवेंट रहेंगे अभी फिलहाल में PYQs करना? देखो जैसे अभी तो काफ़ी टाइम है, तो अगर 80 से 1980 से शुरू करेंगे तो भी हम रोज़ एक भी पेपर कर पाएँ तो वो पूरा कर लेंगे। क्योंकि लास्ट ईयर मेरे को याद है एक 1986 में एक क्वेश्चन था, वो एज इट इज़ पेपर में रिपीट हुआ था। तो मेरा लक था कि मैंने वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया हुआ था और मुझे याद था, तो वो सेम आंसर को क्लिक कर गया। शायद तक वो करंट अफेयर्स के अंदर कवर्ड नहीं था और स्टैटिक में शायद हम उसको हिट नहीं करते क्योंकि वो बहुत ही अनकन्वेंशनल टॉपिक था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो बेसिकली जैसे कहते हैं ना कि हिंदुइज्म में हम गीता को वो ग्रंथ मानते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी वाले एस्पिरेंट के लिए ग्रंथ है। उनको तो छोड़ के आप मतलब बेसिक हिमालयन ब्लंडर कहते हैं ना गांधी जी का, जो जलियांवाला बाग से पहले, वो वाला हो जाएगा। ओके ओके ओके। तो सर इसके अलावा NCERTs ये सब कितना इम्पोर्टेंट है, और NCERTs को कैसे करना चाहिए एक स्टूडेंट्स को? क्या शुरुआत में आकर के उनको स्टैंडर्ड बुक्स करनी चाहिए, या NCERTs को मतलब NCERTs को पढ़ना चाहिए, या फिर कोई और अप्रोच उनको फॉलो करनी चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से जो अप्रोच सबसे बेस्ट रहेगी उसमें ये है कि आप शुरुआत में बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं जिनके ऊपर आपको लेक्चर्स मिल जाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स बनने के बाद NCERT बहुत अच्छी गाइड बुक और रूल बुक है, बट मेरे हिसाब से शुरुआत में NCERT के अंदर, जैसे अगर हम ज्योग्राफी की NCERT का एग्जांपल लें, तो कई सारी चीज़ें हैं ना, कॉन्सेप्ट है ना, एक लाइन में लिखे हुए हैं, तो उनको एक स्टूडेंट के लिए समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उस हिसाब से आई विल प्रेफर कि पहले बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने के बाद आप NCERT को पढ़ो, क्योंकि उसके लाइन बाय लाइन में से कोई भी क्वेश्चन निकल सकता है। सर कहा जाता है कि दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। अगर आप दूसरे ने जो गलती की है सामने वाले ने, अगर आप उनसे सीख लेंगे तो बेटर रहेगा कि आप वो गलतियां ना दोहराएंगे और आप जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। तो आपने ऐसी क्या गलतियां की थी अपने प्रीवियस अटेम्प्ट्स में, आपको लगता है कि आपने वो ये गलतियां की थी जिसकी वजह से आप इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाए थे? क्या कहते हैं इस बारे में? देखो सेकेंड अटेम्प्ट में मैं सही बताऊं तो मैं 0.54 से कट ऑफ मिस कर गया था प्रीलिम्स की, एंड मेरे को आज तक उस बात का रिग्रेट रहता है कि मैंने पेपर पूरा कर लिया था, 5 मिनट बचे थे, मैं ज़बरदस्ती उसमें लगा रहा और मैंने लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर दिया जो गलत निकला। अगर वो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया होता तो भी मेरा क्लियर हो जाता। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती से सीखने का वो है कि आपको ओवर अटेम्प्ट से बचना है, एंड अंडर अटेम्प्ट तो मतलब देखो वहाँ से तो कुछ होगा ही नहीं अगर अंडर अटेम्प्ट करेंगे तो। प्लस सबसे बड़ी गलती जो मेरी थी इस बार, CSAT मेरा बहुत डाइसी हो गया था क्योंकि मैंने CSAT पे खास ध्यान नहीं दिया था। जैसे मैंने पहले ही बताया था, CSAT को इसलिए आपको बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट GS है इस समय उतना इंपॉर्टेंट CSAT भी बनता जा रहा है। एंड मेंस के अंदर लास्ट ईयर सही बताऊँ तो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट थोड़ा वीक था। इस बार मेंस से इंटरव्यू की इसलिए ही वो हो पाई क्योंकि मेरे जो ऑप्शनल के अंदर मार्क्स थे वो शायद इंक्रीज हुए होंगे, वरना पिछली बार मैंने कट ऑफ अराउंड 20 या 25 मार्क्स से मिस करी थी। वही मेरे ऑप्शनल में नंबर काफ़ी कम थे, अगर वो अच्छे होते तो फिर मैं पिछली बार भी मोस्ट प्रोबेबली इंटरव्यू तक पहुंच जाता। सर अगर बात करें मेंस की, तो मेंस में आपकी अप्रोच क्या रही थी आंसर राइटिंग के लिए? किस तरह की स्ट्रैटेजी आपने फॉलो करी थी, क्या अप्रोच आपने फॉलो करी थी आंसर राइटिंग के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखो शुरुआत में जैसे पूरा यूट्यूब पे बिकता है ना कि एक फर्स्ट डे से आंसर राइटिंग शुरू कर दो, मेरे हिसाब से वो बिल्कुल ही गलत अप्रोच है। फर्स्ट डे से टाइमर लगा के आप अप्रोच लगा के शुरू कर रहे हो कि हाँ भाई मैं आंसर लिखना शुरू कर देता हूँ, उससे मेरे हिसाब से कोई बेनिफिट होता नहीं है। मैंने भी किया था अपने पहले 2 अटेम्प्ट में, मैं इंस तक तो पहुंचा ही नहीं था, लेकिन जब थर्ड अटेम्प्ट में मैं इंस तक पहुंचा तो फिर मेरे को ये खुद ही रियलाइज़ हुआ कि यार पहले कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी ना, उसी के बाद पेपर को लिख पाएंगे। अब मेरे तो 2 अटेम्प्ट हो गए थे तो फिर मैं डे 1 से कर सकता हूँ, लेकिन जो बिल्कुल ही नए बच्चे हैं उनके लिए डे 1 से इसकी आंसर राइटिंग के चक्कर में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग बेटर ये है कि पहले अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनाएं, एंड उसके बाद भी जब आप आंसर लिखना तो पहले आंसर से टाइमर लगाने की जरूरत नहीं है। पहले आंसर में आपको पहले ये होना चाहिए कि आप रिप्रोड्यूस कर पाओ जो आप लिख रहे हो, एंड आप आंसर पूरा कर पाओ। अगर आप शुरू से ही ऐसा करके चलेंगे कि हाँ भाई मेरे को टाइम में ही लिखना है, तो वो क्वालिटी बहुत सफर करेगी। क्वालिटी भी एंड में मैटर करती है, सिर्फ क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। तो क्वालिटी बनाने के लिए पहले आप बिना टाइमर के करो, धीरे धीरे अपना टाइम कम करने की कोशिश करो, एंड जब आपके पास 4 या 5 महीने रह गए हो, लास्ट के 2-3 महीने तो प्री में जाते हैं, लास्ट के 2 महीने में आप अपना टाइमर लगा के करें। एंड सेक्शनल टेस्ट के चक्कर में मत पड़ो यार। सेक्शनल टेस्ट तो जैसे 1.5 घंटे का सेक्शनल टेस्ट होता था तो वो मैं अराउंड 1 घंटे 10 मिनट में कर लेता था, लेकिन वो 3 घंटे वाला पेपर करने के लिए अलग टेम्परामेंट चाहिए, क्योंकि 3 घंटे में जो हाथ दर्द होता है वो अलग लेवल पर दर्द होता है। एंड लास्ट डेज के अंदर अगर मैं कुछ प्रेस्क्राइब कर पाऊँ तो वो ये होगा कि कोशिश करना कि 2 पेपर जैसे एक दिन में लिखने हैं ना, उसी शेड्यूल में लिखो ताकि आपकी बॉडी क्लॉक भी उस हिसाब से सेट हो पाए। सर लास्ट में क्या कहना चाहेंगे जो 2024 की प्रीलिम्स में जो बैठ रहे हैं, जो इस बार अटेम्प्ट ले रहे हैं, उनको आपकी क्या एडवाइस रहेगी? वही फिर से घुमा फिरा के सेम बात बोलूँगा कि यार CSAT को बिल्कुल मत छोड़ना, और GS के पेपर के लिए स्टैटिक के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। करंट अफेयर्स करने हैं बट सिर्फ करंट अफेयर के चक्कर में मत रह जाना, क्योंकि नंबर ऑफ जो क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं वो 15-16 ही रहते हैं, मैक्सिमम 20 आ जाएंगे, 21 आ जाएंगे, बचे हुए 80 क्वेश्चन तो स्टैटिक से ही करने हैं। तो मिडिवल हिस्ट्री, CSAT, पॉलिटी एंड मैपिंग, जो मैपिंग है मैपिंग से बहुत हेल्प होती है, मैपिंग के ऊपर जरूर ध्यान दें।
ओके, थैंक यू सर एंड ऑल द बेस्ट सर।